बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या बुशरा बेगम अपने शौहर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं? नैब को इतनी उम्मीद क्यों है, इतना पुरुम्मीद क्यों है कि अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान सजा से नहीं बच सकते? और फिर मौलाना फजल रहमान ने एक बंधा हुआ कट्टा दोबारा खोल दिया है और ये शकूक शुबात पैदा कर दिए हैं और ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या 2023 इलेक्शन का साल नहीं है? इस हवाले से पीडीएम की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या सोच चल रही है? नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम तय हो चुका है, वो कब वापस आ रहे हैं? और फिर जहांगीर तरीन जो ग्रुप बना रहे हैं, एक जमात बना रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? ये 2-3 मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ना बुशरा बेगम के केस की। आपको याद होगा कि बुशरा बेगम अल कादर ट्रस्ट केस में जो नैब ने बनाया हुआ है, वो ज़मानत के लिए अदालत में गई थी और वहाँ नैब ने ये बयान दिया था कि ये तो मुलज़म ही नहीं है इस केस में, हमें तो मुलज़म के तौर पे मतलूब ही नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो वापस ले ली थी, जिसके बाद नैब की तरफ से उन्हें एक नोटिस भेजा गया और बतौर गवाह अल कादर ट्रस्ट में उन्हें तलब किया गया। कल 7 जून को उस केस की पेशी है। तो इस हवाले से मैंने जो नैब में हमारे ज़राए हैं उनसे बात की, तो मैंने कहा कि क्या बुशरा बेगम जो हैं, ये ज़ाहिर खबरें चल रही हैं कि जनाब वादा माफ गवाह बन रही हैं या बन चुकी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या अप्रूवर बन रही हैं, वादा माफ गवाह बन रही हैं बुशरा बेगम? तो उन्होंने कहा जनाब ये वादा माफ गवाह बने ना बने, ये गवाह बन चुकी हैं। मैंने पूछा जनाब वो कैसे गवाह बन चुकी हैं? तो उन्होंने फिर मुझे पूरी केस की जो है तफसील उन्होंने कहा, जनाब मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, इसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। ये वो कह रहे हैं जनाब ओपन एंड शट केस है, ये इसमें कोई शहादतों की ज़्यादा इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है इस केस में, वो ये कह रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि जितने भी काबीना के अरकान बतौर गवाह फवाद चौधरी, फैसल वापडा वगैरह पेश हुए हैं नैब में, सब ने ये बयान दिया है कि इमरान खान ने जब 19 करोड़ पाउंड वाला जो मामला है मुल्क रियाज वाला, वो एक बंद लिफाफे में उसकी मंजूरी ली थी और हमें नहीं पता था किस लिफाफे में क्या है। और इमरान खान साहब ये बयान दे चुके हैं कि शहजाद अकबर के कहने पे मुझे खुद नहीं पता था इसमें क्या है, शहजाद अकबर के कहने पे मैंने काबीना से इसकी मंजूरी ली थी। भाई काबीना के हेड आप हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आप हैं इस मुल्क के, ये आप ही की जिम्मेदारी थी कि आपको पता होना चाहिए तो उसमें क्या है। शहजाद अकबर पर नहीं डाल सकते आप इस बात को। और फिर अदालत में इमरान खान ने बयान दिया था कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं इस समरी की मंजूरी दे देता या फिर केस लड़ते हैं बरतानिया में इन पैसों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए, और उस पर पता नहीं कितने मिलियन डॉलर जो है वो खर्च हो जाने थे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें इमरान खान साहब ने की हुई हैं। तो मैंने पूछा कि जनाब वो तो ये कह रहे हैं, उनका जनाब डॉक्यूमेंट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज की वहाँ मलिक रियाज के बच्चों की वहाँ जायदादें जो हैं वो पकड़ी गई, और वहाँ जो एनसीए है, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो ऐसे मामलात में इंक्वायरी करती है जिनके बारे में इन्हें शुबा होता है कि ये किसी मुल्क से लूट का माल यहाँ ला के ये इन्वेस्टमेंट की गई है या ये असासे बनाए गए हैं, तो वो काला धन होता है जिसमें टैक्स नहीं दिया गया होता। तो वो एनसीए ने इंक्वायरी शुरू की इस मामले की। तो मलिक रियाज जो है और उसकी जो फैमिली है, उन्होंने सरेंडर कर दिया मामले को। उन्होंने कहा हम ये केस लड़ना ही नहीं चाहते। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा है, हाँ जी काला धन है, हमने टैक्स टुक्स नहीं दिया हो इस पर, तो आप ये पैसा पाकिस्तान की हुकूमत को वापस कर दें। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया था। इनकी बेटी, बेटा, बहू, खुद मलिक रियाज, इनके जो वीज़े वगैरह थे वो कैंसिल कर दिए हुए हैं उन्होंने, और इन्हें मुल्क बदर कर दिया था उन्होंने। तो फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिखा, लेटर लिखा एनसीए ने, जिसमें उन्होंने कहा जनाब ये पैसा पकड़ा गया है आपका 19 करोड़ पाउंड, जो उस वक्त तकरीबन 38-40 अरब रुपए बनता था।
اب وہ کہتے ہیں کہ 60-70 ارب रुपए बनता है, تو آپ یہ ہمیں اکاؤنٹ نمبر دیں جس میں ہم یہ پیسے ٹرانسفر کر دیں, آپ کو حکومت پاکستان کو دے دیں. وہ ایجنسی کام ہی یہ کرتی ہے, وہاں کا قانون ہی یہ ہے NCA کا کہ کسی ملک سے جو کالا دھن لوٹ مار کا جو پیسہ ہے وہ برطانیہ آتا ہے, وہ اس کو ریکور کر کے اس ملک کو واپس بھیج دیتی ہے. یہ اس کا کام ہے, قانون ہی یہ ہے وہاں پہ. تو انہوں نے جو بھیجا اکاؤنٹ مانگنے کے لیے, لیٹر شیٹر لکھے ان کو یا کوئی معاہدہ کیا ان کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے جو ملک ریاض کا اکاؤنٹ ہے, وہ اکاؤنٹ جو سپریم کورٹ میں خصوصی طور پہ کھلا ہوا ہے, جس میں وہ 450-54 ارب روپے جو ہیں جو جرمانے کی مد میں انہوں نے ادا کرنے ہیں, وہ رقم جو 7 سالوں میں انہوں نے ادا کرنی ہے, وہ رقم وہاں جمع ہوتی ہے اس اکاؤنٹ میں, وہ بھی تک سپریم کورٹ کے پاس ہے. تو انہوں نے وہ اکاؤنٹ دے دیا, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ پیسے جو ملک ریاض نے ادا کرنے تھے سپریم کورٹ کو جرمانے کی مد میں, اس میں وہ رقم ایڈجسٹ کر دی. یعنی جو مال لوٹ کے لے کے گئے ملک ریاض برطانیہ, وہ مال برطانیہ سے لا کے دوبارہ ملک ریاض کو دے دیا گیا, ان کے سپرد کر دیا گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران القادر ٹرسٹ انہوں نے بنا لیا, ادھر وہ معاملہ چل رہا تھا, ادھر القادر ٹرسٹ بنا لیا, اور اس کے جو پہلے ٹرسٹی تھے ان میں زلفی بخاری اور ڈاکٹر بابر اعوان تھے. اور پھر جب ملک ریاض نے ان کو اربوں روپے کی جائیداد جو ہے, زمین جو ہے, اراضی, وہ القادر ٹرسٹ کے نام کر دی, تو انہوں نے کہتے وسا نہیں کھادا, 1 منٹ نہیں لایا, فوری طور پہ 15 دن کے اندر اندر ان دونوں کو, بابر اعوان اور زلفی بخاری کو, ٹرسٹ سے الگ کر دیا, اور محترمہ بشرا بیگم اور عمران خان ٹرسٹی بن گئے. اور پھر وہ جو القادر کی بلڈنگ ہے اس کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ بھی پیسہ پوسا جو لگایا ہے وہ ملک ریاض نے لگایا ہے. یہ تقریباً 8-10 ارب روپے کی یہ ساری گیم بنتی ہے. اب بشرا بیگم وہ کہتے ہیں کہ جناب وعدہ معاف بنے نہ بنے, گواہ بن گئی ہیں, اور ان کی جو شہادت ہے وہ اس لحاظ سے مؤثر ہوگی کہ 2-4 سوال ہیں جن کے جواب مطلوب ہیں. ایک یہ کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے القادر ٹرسٹ کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کی تھی, کوئی فنڈ اکٹھے کرنے کی مہم چلائی تھی؟ اس کا جواب ہے نو, کوئی مہم نہیں چلائی تھی انہوں نے. فنڈ ریزنگ کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی, کوئی اشتہار نہیں دیا گیا, کوئی اپیل نہیں کی گئی. وہ بس ملک ریاض صاحب نے مہربانی کی اور ان کو وہ جو 460 کنال یا 465 کنال جو ہے اراضی وہ دے دی. اور پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ نے خود کوئی پیسے دیے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ٹرسٹ کا ریکارڈ دیکھا ہے, نہ عمران خان نے نہ ہی بشرا بیگم نے 1 روپے نہیں دیا اس ٹرسٹ میں, جس کو یہ کہتے ہیں مفاد عامہ کے لیے ہم جناب یہ یونیورسٹی بنا رہے تھے. اور تیسرا سوال کہ اس کی یونیورسٹی کی حیثیت کیا ہے, وہ چارٹرڈ ہے, HEC سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپروول ہے اس کی. یہ 2-3 سوال ہیں, اور ان تمام سوالات کا جواب وہ کہتے ہیں جو ریکارڈ بتا رہا ہے وہ ہے نو. اور بشرا بیگم جو مرضی کر لیں, انہوں نے اس کا جواب نو میں ہی دینا ہے, اور نو میں اگر جواب آتا ہے تو پھر عمران خان جو ہیں وہ اس میں پھنستے ہیں. بشرا بی بی سے ایک سوال یہ ہوگا کہ القادر ٹرسٹ کی زمین کس نے دی؟ ظاہر ہے اس کا جواب بحریہ ٹون والوں نے دی. وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈاکومنٹڈ ہیں, اور بشرا بیگم اگر بیان دے دیتی ہیں تو پھر وہ گواہ کے طور پہ ظاہر ہے وہ شامل ہو جائیں گے اس کیس میں, ملزمہ کے طور پہ اس کو شامل نہیں کیا جا رہا. تو میں نے پوچھا کہ جناب ملک ریاض جو ہے جس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا, یہ کوئی 5-7 ارب روپے کی اس وقت جائیداد وغیرہ تھی, راضی وغیرہ تھی نا, اس کی مالیت تو کوئی 90 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. وہ جو ان کو فرا گوگی کو بھی کچھ زمین انہوں نے بنی گالا میں دی تھی, ساری ملا کے کوئی 80-90 کروڑ روپے کا معاملہ تھا. اور پھر جو بلڈنگ شلڈنگ تعمیر کروائی, اور اب اگر مالیت وغیرہ لگائی جائے تو وہ 8-10 ارب روپے کا معاملہ ہے. وہ اتنے کے پیسے لگا کے اس بندے نے, اس وقت کی اگر بات کریں ہم, جس وقت یہ رقم واپس آئی تھی 40 کروڑ کا, چاہے 40 ارب کا
फ़ायदा उठाया, जिसे आप कहते हैं कि 60-70 अरब रुपए बनते हैं, 19 करोड़ पाउंड के। तो उसको क्यों नहीं आप पकड़ रहे? उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उनका जनाब इसमें जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम है वो मलिक रियाज़ नहीं है, उनके बकौल। और वो कहते हैं इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम जो हैं वो इमरान खान हैं। और जो इशारा दिया उन्होंने, उनका जी इसमें मलिक रियाज़ भी गवाह ही हैं। और मैंने पूछा कि जनाब ये बातें बड़ी हो रही हैं कि जनाब अगर ये इल्लीगल तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था उस खाते में एडजस्ट करने के लिए जो जुर्माने की मद में मलिक रियाज़ को वो पड़ा हुआ है, तो वो हुकूमत वापस क्यों नहीं लेती? उनका जनाब ये नैब का काम नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है। और उन्होंने कहा कि जनाब जब तक ये नैब इंक्वायरी करके इनको सज़ा नहीं हो जाती, इल्लीगल साबित नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो रकम जो है वो वापस नहीं ली जा सकती। इस तरह की उन्होंने बात की है। और देखिए अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। और दूसरी बात जो है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि जनाब जो गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जनाब इलेक्शन का फैसला जो है ये पीडीएम बाहमी मुशावरत से करेगी। यानी जो बातें हो रही हैं कि इस साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, मौलाना साहब ने ये इशारा दिया है कि इलेक्शन जो है अभी हमने फैसला नहीं किया, मिल बैठ के मुशावरत करेंगे। और जो अफवाहें हैं बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं कि ये जनाब 2024 में मामला चला जाएगा। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक एमरजेंसी लगा के मुल्क में ये पार्लियामेंट की मुद्दत और हुकूमत की मुद्दत जो है ये बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की बातें शुरू हो गई है। यानी मौलाना साहब ने कट्टा खोल दिया है। तो इस हवाले से मेरी कई दिनों से बात हो रही थी पहले भी, और मौलाना के इस बयान के बाद मेरी जो नून लीग में ज़राए हैं, जिनके लंदन में भी राब्ते हैं और पाकिस्तान में भी बड़े लोगों से राब्ते हैं, तो उनसे मैंने बात की। उनका जनाब ये फैसला हो चुका हुआ है, नून लीग के अंदर पीडीएम की सबसे बड़ी जमात है और मौलाना भी इस पे राज़ी हैं। और हम ये चाहते हैं कि नवंबर में इलेक्शन हो। और नवंबर में इलेक्शन होने की सूरत ये होगी कि वो कहते हैं कि अगस्त में जब मुद्दत ख़त्म हो रही होगी कौमी असम्बली की, तो उस वक्त उससे 2-3 दिन पहले असम्बली जो है वो तोड़ दी जाएगी। असम्बली तोड़ने की सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना होते हैं। अगर मुद्दत पूरी करें, अपनी मियाद पूरी करके असम्बली तहलील हो, तो फिर 60 दिन के अंदर, यानी इस तरह 1 महीना और मिल जाएगा। तो मैंने कहा जनाब ये 1 महीना और लेके आपने क्या करना है? उनका क्योंकि जनाब जो हमारे कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनकी जो वापसी का प्रोग्राम है वो सितंबर के आखिर में है। ज़ाहिर है कैंपेन चलानी है और हम ये चाहते हैं कि कम से कम 1.5-2 महीने मिल जाएँ उन्हें कैंपेन चलाने के लिए, राब्तों के लिए पाकिस्तान आके। टिकट शिकट का मामला भी होना है, लोगों से मुलाकातें भी होनी हैं, सियासी सरगर्मियाँ दीगर भी होनी हैं। तो वो तो मैंने कहा जनाब वो सितंबर में आ जाए। उन्होंने कहा जनाब वो आपको पता है 16 सितंबर से पहले, हम ये कह रहे हैं उन्हें कि 16 सितंबर से पहले आप ना आएँ। और 16 सितंबर आप भी समझ रहे हैं क्या बात है, 16 सितंबर बंदयाल साहब जो हैं उनका आखिरी दिन है बतौर चीफ जस्टिस। और नून लीग की प्लानिंग ये लग रही है मुझे कि वो जो चाहते हैं कि उमरता बंदयाल के जाने के बाद नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएँ, ताकि कानूनी दादरसी के लिए उस अदालत से रजू करें जिसमें हम ख्याल जजेस ना हों। ऐसी अदलिया से रजू ना करें जिसका किसी तरफ रुझान हो, झुकाव हो। और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके होंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने ये कहा कि जनाब ये अगर आगे हो जाए मामला, तो फिर आपको क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है? तो उस वक्त तक तो फ़ज़ा मज़ीद आपके हक़ में बेहतर हो। उन्होंने कहा नहीं, फ़ज़ा ख़राब हो चुकी होगी, क्योंकि जो सूरत-ए-हाल इस वक्त पीटीआई की है, जिस तरीके से ये तितर-बितर हो गए हैं, इमरान खान के करीबी दोस्त, अहबाब, उनके टिकट होल्डर सारे छूट गए हैं। और मरीम नवाज़ ने वहाँ कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए कहा कि जनाब ये रुलाने वाला जो है रोज़ाना सुबह रोता है, दोपहर रोता है, शाम रोता है, यानी तन्हा रह गया है। वो कहते हैं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई के हाथ तो कुछ नहीं आएगा, इमरान खान के साथ तो बंदा ही कोई नहीं है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हो सकता है इमरान खान उस वक्त तक, ज़ाहिर है ये लोग अदलिया मौजूद है,
तो इमरान खान की नाअहली का, इसकी जमात पर पाबंदी का, इसको सज़ा देने का जो भी मामला होता है, तो इसको कोई रिलीफ मिल जाए। तो ये कहते हैं कि इमरान खान को संभलने का मौका नहीं देना चाहिए और जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अगर अगले साल मार्च अप्रैल में किसी वक्त इलेक्शन चले जाते हैं 2024 में, तो ये दोबारा इमरान खान जो है ये मुनज़्ज़म कर सकता है पीटीआई को, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो हमारे लिए तो बेहतर यही होगा कि इसी साल नवंबर में इलेक्शन हो और जो आखिर में सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में नवाज शरीफ वापस आ जाएं और फिर कंपेन करें और मामला चलाएं। और दूसरी बात जो नून लीग के अंदर की जा रही है, अब पीपल्स पार्टी वाले अपनी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब हम जनूबी पंजाब में बड़े मजबूत हो रहे हैं, केपी में हम बड़े मजबूत हो रहे हैं, पीटीआई के लोग छोड़ के हमें आ रहे हैं, हमारे पास इलेक्टेबल्स आ रहे हैं और फिर हमारी हुकूमत बन सकती है। लेकिन नून लीग के अंदर जो बात है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी अक्सरियत आ जाती है, हम हुकूमत बनाने में के काबिल हो जाते हैं। पंजाब में तो वो कहते हैं हमें फिक्र नहीं है, पंजाब में नून लीग ही की हुकूमत है। वफाक की बात वो कर रहे हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो बड़े माहिर हैं, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप शाप और एएनपी वगैरह जो छोटी जमातें हैं और दीगर अलाइंसेस वगैरह जो बन जाते हैं, उनके साथ मिलके वो कोई गेम डाल सकते हैं। लेकिन नून लीग के अंदर जो सोच है, जो इनके बड़े हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमें हुकूमत बनाने का मौका मिला तो हम कौमी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये पीडीएम की मौजूदा जमातें भी होंगी और पीपल्स पार्टी भी होगी। और ये वो कहते हैं ये फार्मूला यही तय हुआ है कि जिसकी अक्सरियत होगी, इलेक्शन सारे अपना अपना लड़ेंगे, जिसकी अक्सरियत होगी उसे हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। यानी वज़ीर आज़म उसका होगा जैसे अब चल रहा है। और फिर ज़ाहिर है कि अगर वाज़ेह अक्सरियत को जमात ले जाती है जिसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, तो फिर तो वो अपनी मनमानी करेगी। लेकिन अगर सिर्फ अक्सरियत हो, बड़ी पार्टी हो कौमी असम्बली में, फिर जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। इस तरह की कोई इनकी प्लानिंग है। और वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। पहले भी इनका एक ग्रुप था, 20-25 लोग थे इनके साथ, जो एमपीएस थे, जो उन्होंने हमजा शहबाज को दिए थे। मेरी इत्तला के मुताबिक जहांगीर तरीन के जो हमारे ज़राए हैं और जो नून लीग के ज़राए हैं, जहांगीर तरीन साहब सरे-दस्त जो है वो पंजाब में जब हुकूमत साजी होगी उसमें अपना हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। और वहाँ उनके साथ जो लोगों की अक्सरियत है, उन्होंने मुझे 3-4 नाम भी बताए। मसलन उनका जनाब ओन चौधरी साहब इस वक्त मामले खसूसी जमशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो ये ग्रुप बनाने के लिए बड़े सरगर्म हैं जहांगीर तरीन के साथ। और फिर उन्होंने नमान लंगड़ियाल का नाम लिया, 2-4 नाम और भी लिए। उनका ये वो लोग हैं जिनका झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ है, ये नून लीग की तरफ आना चाहेंगे। यानी ये अगर ग्रुप बन जाता है या कोई सियासी जमात बन जाती है तो उनकी सीट एडजस्टमेंट या कोई अलायंस वगैरह जो है वो नून लीग के साथ। अगर इंडिपेंडेंटली भी ये अपने बंदे खड़े करते हैं तो आखिरकार इन्होंने नून लीग के साथ आना है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो नून लीग की गेम कर रहे हैं। ये बताए हर सियासी जमात जो है उसका अपनी सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जैसे जरदारी साहब जो हैं अब पंजाब में बैठ के, जो नून लीग का गढ़ है लाहौर, वहाँ बैठ के सारे जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं, एक्टिव कर दी है उन्होंने पीपल्स पार्टी, पंजाब में मतहरक कर दी है, फाल कर दी है। और इसके जवाब में नून लीग सिंध में कुछ नहीं कर सकी। नून लीग केपी में उसी तरह है जैसे उस वक्त थी जब पीटीआई की वहाँ हुकूमत थी, वहाँ को जोड़ तोड़ ये वो, इन्होंने सारा जोर जो रखा हुआ है नून लीग ने, ये पंजाब पे रखा हुआ है। और इनका ख्याल है कि जो पंजाब की फातेह जमात होगी वो मरकज़ में भी हुकूमत बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब जो है वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन नून लीग वालों का यह ख्याल है, मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, कि अगर हमें इक़्तिदार मिला या हुकूमत बनाने का मौका मिला तो हम कौमी हुकूमत की तरफ जाएंगे, सारी जमातों को लेकर चलेंगे साथ।
और पीटीआई, वो कहते हैं जनाब पीटीआई टूटने का जो फ़ायदा है वो भी किसी और जमात की बजाय सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नून लीग को होगा। उनके ख्याल में शायद पीटीआई के लोग जो हैं वो बाहर ही ना निकलें, और फिर ये फवाद चौधरी का नाम उन्होंने लिया कि फवाद चौधरी अगर खड़े होते हैं किसी ग्रुप की तरफ से, या अपना कोई ग्रुप उन्होंने बना लिया होता है, या जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से, तो जो पीटीआई के लोग हैं जो वो फवाद चौधरी को वोट नहीं देंगे। वो तो सीधी सी बात है, पहले मैंने भी ये कहा हुआ है कि ये जो लोग इमरान खान को छोड़ के गए हैं इन हालात में, पीटीआई वाले तो उनसे नाराज़ हैं, वो तो उनको वोट शोट नहीं देंगे। बहरहाल प्लानिंग इनकी कुछ नून लीग वालों की ऐसी है। एक तो ये मैं बता दूं कि ये कन्फर्म इतला है कि इलेक्शन होने हैं नवंबर में। इन्होंने चंद दिन पहले हुकूमत तोड़नी है, 90 दिन बाद, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, फिर वो जाने नवंबर में। दूसरी बात ये है, ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसी होती हैं ना वो ओपनली नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो जहांगीर तरीन है उनके साथ नून लीग की अंदर खाते अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आखिरकार, जहांगीर तरीन ग्रुप या उसकी जो जमात भी बनेगी उसकी जो मंजिल है, आखिरी मंजिल, वो नून लीग है या नून लीग के साथ अलाइंस है, इत्तेहाद है। और फिर जरदारी साहब की जो कोशिशें हैं पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा खड़ा करने के लिए, सिंध तो उन्होंने फतह कर लिया हुआ है, अब पंजाब, बलोचिस्तान, केपी, इन सूबों में, और बलोचिस्तान में वो अलायंस वगैरह के चक्करों में है, केपी में अपनी जमात भी मजबूत कर रहे हैं और अतहादी भी ढूंढ रहे हैं, एएनपी वगैरह। और दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं उनकी जो मोहब्बतें हैं वो नवाज शरीफ के साथ हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मोहब्बतें मौलाना साहब के साथ हैं, और जहांगीर तरीन साहब की जो मोहब्बत है वो नून लीग के साथ है। इस तरह का एक माहौल जो है ये बना हुआ है, जबकि जरदारी साहब इस सियासी सूरत हाल से, जोड़ तोड़ से, पीटीआई के टूटने से, नए ग्रुप बनने से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।